हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वुमेंस के लिए क्या राइट्स है और क्या उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या जो सेक्शंस आर्टिकल्स एक्ट बनाए हैं वो हमने लास्ट टाइम देखे थे, जिसमें 498 ए। तो सेक्शन 498 जो कि एक नॉन बिलेबल ऑफेंस है। तो पहले क्या होता था, जैसे अगर वुमेन ने 498 में मतलब जो भी कोई वाइफ है उसने उसके 498 में केस डाल दिया, उसमें एफआईआर दर्ज कर दिया, तो जो पुलिस है उसके सभी फैमिली, हस्बैंड एंड उसकी फैमिली सारे को मतलब अरेस्ट कर सकते थे। हम देखते हैं कि इसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है, जो कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें इस केस में ऐसा था कि जैसे वाइफ ने आरोप लगाया था कि उसके जो इन लॉज है वो उससे डाउरी डिमांड कर रहे हैं, उसे घर से निकाल दिया है। फिर इसमें हस्बैंड ने उस एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में, तो वो जो है वो खारिज हो गया। देन हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दर्ज किया, तो सुप्रीम कोर्ट में इसने ये पाया कि जो सेक्शन 498 है इसमें वाइफ जो है उसको वेपन की तरह यूज़ कर रही है, किसी को डराने धमकाने के लिए यूज़ कर रही है, जबकि वो तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था कि हस्बैंड के परिवार के लोग और हस्बैंड इन सब को परेशान करने के लिए ये इसका यूज़ हो रहा है, मतलब इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो उन्होंने ये गाइडलाइन दिया कि जो पुलिस है वो बिना किसी रीज़न के या सेटिस्फाइड जेन्युइन एलिगेशन नहीं कर सकते, पहले उनको देखना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तभी वो उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। तो अब सेक्शन 498 में डायरेक्टली हस्बैंड या हस्बैंड की जो फैमिली है उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पहले जो केस है वो वुमेन सेल में जाएंगी, फिर वो देखेंगी क्या मामला है, फिर दोनों के लिए मेडिएशन के लिए बुलाया जाएगा, तब वो अपनी एक रिपोर्ट्स बनाएंगे, तब फिर चार्जशीट ये सब वो सब बात की बात है। तो डायरेक्टली ये इससे आपको रेमेडीज मिल सकती है सेक्शन 498 ए। तो जैसे ही हमने देखा गया है कि जब भी शादी होती है फिर हस्बैंड वाइफ कुछ दिन ठीक रहता है, फिर झगड़े ये वो होने के बाद ज़्यादातर अगर वो घर छोड़ के गई तो फिर एक तो 498 का केस लगाएंगी और दूसरा जो है मेंटेनेंस डालेंगी, क्योंकि उसको तो मेंटेनेंस चाहिए। तो सेक्शन 125 CRPC, इसमें अगर वाइफ आपके साथ नहीं रहती है तो आपको सपोज़ आपका झगड़ा हो गया, वाइफ चली गई है, आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक नोटिस भेजना है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसमें आपको बताना है जैसे कि हम तो हमारी वाइफ को रखना चाहते हैं बट वो नहीं आ रही है, वो नहीं रहना चाहती। तो इससे क्या होगा कि वाइफ नहीं आ रही है, इसका मतलब वाइफ नहीं रहना चाहती है हस्बैंड के साथ, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो मेंटेनेंस किस किस इसमें नहीं मिलेगा, तो अगर वो कमाने के लिए सक्षम है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो आपको मेंटेनेंस, अगर वो वेल क्वालिफाइड है फिर भी वो कमा नहीं रही जानबूझ के ताकि आपसे मेंटेनेंस ले सके, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस नहीं दे सकते। सेक्शन 127 CRPC, मान लीजिए आप पहले मेंटेनेंस, आपका जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो हो गया है, अभी आपको देना पड़ रहा है, पर पहले आपकी वाइफ नहीं कमाती थी, अब वो कमा रही है, तो आप उसमें जो चेंजेस करने के लिए सेक्शन 127 CRPC से इस पिटिशन डाल सकते हैं या बता सकते हैं कि अभी मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता। इसके लिए आपको जो भी कोई प्रूफ लगेंगे, वाइफ कहाँ जॉब कर रही है, कितना कमा रही है, वो सब आपको ला के देना पड़ेगा और फिर वैसे बताना पड़ेगा। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं मेंटेनेंस में, या तो कम कर सकते हैं या फिर आप उसको पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं जब आपकी वाइफ अच्छा खासा कमाती हो। तो हम यहाँ पे और एक केस देखेंगे, जैसे रजनीश वर्सेस नेहा की केस। तो पहले क्या होता था, वाइफ जो है ज़्यादा मेंटेनेंस मिले इसके लिए हस्बैंड के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसकी जॉब, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लाखों मिलते हैं, बिजनेस है तो बहुत अच्छा बिजनेस है, तो ऐसे कुछ डाल के झूठा मूठ मिले उसको, इसके लिए वो ऐसे कुछ भी झूठ उसमें डालती थी कि ज़्यादा मेंटेनेंस मिले इसलिए। और फिर हस्बैंड का तो उतना सैलरी रहता नहीं था, फिर वो क्या करे, फिर वो मेंटेनेंस नहीं दे पाता था, ऑर्डर तो पास हो गया है, तो अगर मेंटेनेंस नहीं देगा तो फिर
आपका जो है अरेस्ट वारंट्स निकल सकता है। तो फिर तो इसमें रजनीश वर्सेस नेहा का केस आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी गाइडलाइन भी चाहिए तो आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हो। तो रजनीश वर्सेस नेहा में जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि यहाँ पे दोनों को भी, हस्बैंड को और वाइफ को, दोनों को एक एफिडेविट देना पड़ेगा। जो भी फॉर्मेट है वो सब फिल करना पड़ेगा, पूरा भरना पड़ेगा। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, कितनी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो सब उसमें आ जाएगा। और उसमें से देखा जाएगा कि जो वाइफ जो है कमा रही है, इंडिपेंडेंट है और उसका चिल्ड्रन है, तो कितना मतलब उसको मेंटेनेंस देना चाहिए, एज कितना है, उसके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस कितने हैं, उसका क्वालिफ़िकेशन कितना है, और दोनों के हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाएगा। तो ये केस से एक उनको जो हस्बैंड है, पहले जो झूठा मोटा डाल के जो वाइफ बनाती थी, तो अब इसमें कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने इसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब माना जाएगा और उसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। वाइफ कमा रही है, कुछ सफिशिएंट हो या फिर थोड़ा कम हो, अगर आपकी सैलरी में और आपकी वाइफ के सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा तो उस हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाएगा। तो मेंटेनेंस वाइफ एंड हस्बैंड का सैलरी और उसका लिविंग स्टैंडर्ड, इससे आपको देना पड़ सकता है। और एक लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में भी बताया था डिफेमेशन के बारे में, जो सेक्शन 499 आईपीसी का है। अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो गए तो फिर वाइफ हस्बैंड पे बहुत सारे एलिगेशन करती है, जिससे हो सकता है कि उसके जॉब पे या कोई बिज़नेस कर रहा है उस पर इफ़ेक्ट पड़े, उसके कैरेक्टर को लेके, जो कि झूठे एलिगेशन है। तो आप अपने वाइफ पे इसमें डेफेमेशन का केस भी डाल सकते हैं, जिसमें उसको सज़ा हो सकती है। सारे पनिशमेंट और ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताए थे, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि मेंटेनेंस देने से अगर आपका दोनों का सेटलमेंट हो जाता है, मतलब डिवोर्स के लिए नहीं रहना चाहते हैं, तो एक साथ पूरा अमाउंट दे के आप डिवोर्स ले सकते हैं, वो आपको अच्छा रहेगा और अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी जो हस्बैंड के लिए ये सेक्शंस थे, और भी कहीं ज़्यादा सेक्शंस है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हो तो मुझे वैसे कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो आपको ज़रा भी फ़ायदेमंद रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।